चलिए, तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोमोलिक्यूल्स। इसका रिकैप है, ठीक है। देखो, तो बायोमोलिक्यूल्स में सबसे ज़्यादा जो ध्यान रखने वाली बात है, ये क्वेश्चंस हम लोग के 4 से 5 क्वेश्चंस कम से कम नीट के पर्पस से इंपॉर्टेंट है। अगर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट की बात करें तो यही यूनिट है जिसमें सेल है, सेल साइकिल है और बायोमोलिक्यूल्स है। तो ये इस बार आप लोग के टेस्ट में आ रहा है, तो इसको ज़्यादा स्पेसिफिकली हम लोग ध्यान से करना होगा। चलिए, तो यहाँ से सबसे पहले बायोमोलिक्यूल्स के बारे में जो गलतियाँ हम करेंगे उनको देखेंगे, रिवाइज है हमारा, ठीक है। ये केमिकल कंपाउंड फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो भी पाए जाते हैं उनको बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। इनमें क्या क्या आते हैं, बेसिकली ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इसमें हमको नहीं लगता कुछ दिक्कत होना चाहिए। चलो नेक्स्ट, अब हम लोग बात करें तो यहाँ से हम लोग को केमिकल कंपोजिशन के लिए हमने आपको बताया था कि कैसे निकाल सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले कोई भी हमने लीफ का टिश्यू ले लो, या नहीं तो क्या किया था हमने, लीवर का सेल्स लिया था, उसको निकालेंगे और उस मेथड को हम लोग नाम देते हैं ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड मेथड। इसमें क्या करेंगे, निकाल के वेट करेंगे, फिर उसको क्या करेंगे, सुखा देंगे, फिर वेट करेंगे, फिर उसमें क्या डालेंगे, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड डालेंगे। उसके बाद उसको क्या करेंगे, छन्नी से छान देंगे। जो मोटे मोटे पार्ट होंगे वो ऊपर रह जाएंगे और वो कैसे होते हैं, एसिड सॉल्युबल, और जो नीचे आ गया उसको हम लोग इनसॉल्युबल कहते हैं। जो ऊपर रह गया उसको रिटेंटेट कहते हैं, और जो छन के नीचे आ गया उसको क्या कहेंगे, फिल्ट्रेट कहते हैं। तो यहाँ से फिल्ट्रेट और रिटेंटेट के बीच में यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंटली आपको सवाल बनता है। यहाँ पे ये वाला स्पेसिफिकली देख लेना, लेस देन 1000 डाल्टन, और एनसीईआरटी में कभी कभी 10 पुराने वाले में 10,000 डाल्टन भी दिया हुआ है। तो इन दोनों में डिफरेंस याद रखेंगे। जो नीचे छन के आ गया वो फिल्ट्रेट है, और जो ऊपर रह गया वो क्या है, रिटेंटेट है। चलो, और इसमें हमने वही मेथड बताया, लिविंग टिश्यू लेना है, उसका ड्राई वेट करिए, फिर उसके बाद अब इनऑर्गेनिक में क्या करना है, सेम ऑर्गेनिक के लिए वो था, दूसरे क्या करना है, इस बार इसको सिंपली क्या करेंगे, लेंगे ड्राई वेट निकालेंगे, फ्रेश वेट, पहले फ्रेश वेट फिर ड्राई वेट, फिर उसको जला देंगे। जलाने के बाद जो बच जाएगा राख, उसी को हम लोग एस कहते हैं, और उस एस में आपके पास में क्या होंगे, इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स होंगे। तो आपसे सवाल पूछेगा कि एस एनालिसिस किसके लिए यूज़ करते हैं। एस एनालिसिस इनऑर्गेनिक कंपाउंड निकालने के लिए, और ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए कौन सा मेथड था, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड मेथड। तो इनऑर्गेनिक के लिए ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड मेथड, और ऑर्गेनिक के लिए कौन सा था, सॉरी, ऑर्गेनिक के लिए ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड मेथड, और इनऑर्गेनिक के लिए एस एनालिसिस। चलिए, अब यहाँ से आपको क्या सवाल आपसे पूछेगा, कम से कम आपको क्या क्या याद रखना। और देखो, अर्थ क्रस्ट, ये जब भी सवाल पूछता है ना, ये ऐसे करके देगा अबंडेंस, या तो ऐसे पूछ देगा कि बताइए कि सबसे ज़्यादा अर्थ क्रस्ट में कौन है, 46.6% ऑक्सीजन है, और वही हमारे पास सबसे ज़्यादा ह्यूमन बॉडी में भी है। तो फर्स्ट वाला सवाल नहीं पूछता जाता है, अभी पूछा गया है सेकंड मोस्ट अबंडेंट अर्थ में कौन है और ह्यूमन में कौन है। तो अर्थ में देखेंगे सेकंड मोस्ट अबंडेंट कौन है, हमारे पास सिलिकॉन है, जबकि ह्यूमन बॉडी में सेकंड मोस्ट अबंडेंट कौन है। तो ये एक सवाल इंपॉर्टेंट बन जाए। फर्स्ट वाला दोनों में सेम है, अर्थ बॉडी में भी ह्यूमन में भी, तो वो सवाल आपसे नहीं पूछता है। सवाल आपसे क्या पूछेगा, सेकंड मोस्ट अबंडेंट आया हुआ है सवाल में, सेकंड मोस्ट अबंडेंट अर्थ क्रस्ट में कौन है, सिलिकॉन है, और ह्यूमन बॉडी में कौन है, कार्बन है। तो यहाँ से कम 3 या 4 सीक्वेंस आप याद रख लेना। पहले पे ये हो गया, दूसरे पे ये हो गया, तीसरे पे कैल्शियम है, और चौथे पे आपका सोडियम है। जबकि इसमें पहला, दूसरा और तीसरा और चौथा, 4 आप याद रख लेना। इसमें क्या है, OC और CA, OCNCA, ठीक है। और इसमें आपको याद रखना OC, इसका हमने ट्रिक भी बताया था, OC और कहाँ गया, का ना, OC का ना, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, कैल्शियम, सोडियम। जबकि इसका ट्रिक क्या था, सिंपली OCNCA सीक्वेंस बस याद रख लेना। उसमें भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंटली बस इतना सा याद रखना है, सेकंड मोस्ट अबंडेंट कौन सा है, अर्थ क्रस्ट में और ह्यूमन बॉडी में कौन सा है। चलो, अब नेक्स्ट, बायो माइक्रो, MICRO, माइक्रो वर्ड का मतलब क्या होता है, कम या स्मॉल होता है, यानी जिनका मॉलिक्यूलर वेट किस में हो, 8 से 800 डाल्टन के बीच में हो, वो किस में पाए जाए, एसिड सॉल्युबल पूल्स में पाए जाएं, और उसका जो साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशंस है वो रिप्रेजेंट करेगा एसिड सॉल्युबल पूल को। तो उसको हम लोग क्या नाम देंगे, बायो माइक्रो मॉलिक्यूल। माइक्रो मतलब कम, और कम होगा जो घुल के नीचे आ जाएगा। ये किस में पाया जाएगा, फिल्ट्रेट या रिटेंटेट, किस में पाया जाएगा, फिल्ट्रेट में। चूंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है, कम है, तो ये बिल्कुल फिल्ट्रेट में पाया जाएगा। चलो नेक्स्ट,
अब यहाँ से सबसे पहले हमने पढ़ाते टाइम आपको शुगर पढ़ाया था, यहाँ पे सबसे पहले दिया गया है प्रोटीन्स का, तो हम लोग उसी सीक्वेंस में करते हैं जिस सीक्वेंस में स्लाइड है। तो हमारे पास में दिया गया है अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स के बारे में बहुत इंपॉर्टेंटली सवाल बनता है और अक्सर पूछा भी जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड का डेफिनेशन। अमीनो एसिड के एक टर्मिनल को जिस पे अमाइन ग्रुप होगा उसको एन टर्मिनल कहते हैं, जिस पे COOH ग्रुप लगा रहेगा उसको हम लोग C टर्मिनल कहते हैं। तो अमीनो एसिड में ये दो चीज़ का होना कंपलसरी है और ऐसे अमीनो एसिड्स को हम क्या नाम देते हैं? अल्फा अमीनो एसिड्स। और ये वाला लाइन आपको दिया गया होगा कहीं ना कहीं PYQ में ध्यान दिए होंगे, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सब्सटीट्यूटेड मीथेन्स कहते हैं। अमीनो एसिड्स आर ऑल्सो नोन एज सब्सटीट्यूटेड मीथेन, जिसमें कि देखो ये कन्फर्म है, ये कन्फर्म है। अब ये बदल सकते हैं या ये बदल सकते हैं। अब यहाँ पे अगर H है तो दुनिया का दूसरा अगर लगा दिए यहाँ पे H, तो ये किसका नाम हो जाता है? ग्लाइसिन का, दुनिया का सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड्स है। तो ये एक आपको नाम याद रखना है ग्लाइसिन के बारे में, ठीक है। चलो अब यहाँ से हम लोग, ये रहा आपका ग्लाइसिन का डायग्राम, एक कम से कम इसको आपको याद रखना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट COH NH2 दो हो गया, एक H के साथ अलग से पहली बार मिथाइल जुड़ा है तो वो है आपका एलानीन। मन करे तो याद रखें, ज़रूरत नहीं है याद रखने का। बाकी सीरीन अल्कोहल कंटेनिंग है, ये हम लोग को याद है। सीरीन एंड मिथ्योनिन क्या होता है? अल्कोहल कंटेनिंग है, तो ये आपको याद रखना है सीरीन वाला। मन हो तो याद रखो, नहीं तो कोई बात नहीं, अल्कोहल कंटेनिंग वाले में याद रहेगा। चलो अमीनो एसिड हमारे पास 3 तरह के हैं ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। एसिडिक में क्या है? ग्लूटामिक एसिड और क्या हो सकता है? एस्पार्टिक एसिड। बेसिक में सबसे ज़्यादा अगर सवाल आपको कहीं पे देखने को मिलता है तो बेसिक अमीनो एसिड का एग्जाम्पल सवाल में पूछा जाता है। और बताओ क्या क्या हो सकता है? लाइसिन के बाद आर्जिनिन, और क्या हो सकता है? हिस्टिडीन। तो ये 3 आपको जरूर याद रखना है, कुछ याद रखो ना रखो, ये याद रखना है। उसके बाद ये हमने आपको बताया था न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स। एसिडिक 2 हो गया, ये 3 हो गया, रिमेनिंग सारे के सारे किस में आ जाएंगे? न्यूट्रल में। तो हमारे पास 20 अमाइनो एसिड है, 2 एसिडिक, 3 बेसिक, बाकी सब 15 के 15 किस में आ जाएंगे? न्यूट्रल में। तो ये 5 को छोड़ करके बाकी जो भी एग्जाम्पल में दे हो सकता है, दे ब्रैकेट बना के इनमें से कितने न्यूट्रल हैं या कौन सा बेसिक है, तो उतना सा आपको याद रखना है। एरोमेटिक वाला याद रखेंगे, 3 हमारे पास एरोमेटिक है। कौन कौन से? TPT याद रखने का ट्रिक है, टायरोसिन, फिनाइल अनिलीन और ट्रिप्टोफैन। एकदम ये भी इंपॉर्टेंटली NCERT में मेंशन्ड है। एरोमा का मतलब क्या होता है? स्मेल, यानी एक ऐसा अमीनो एसिड जो बर्न पे स्मेल देगा उसको हम लोग एरोमेटिक कहते हैं। और एक चीज़ आपको इनमें से बताओ, मोस्ट कॉम्प्लेक्स अमीनो एसिड कौन सा होता है? हाँ, तो ये चीज़ भी याद रखेंगे। मोस्ट सिंपलेस्ट कौन सा है? ग्लाइसिन है, जबकि मोस्ट कॉम्प्लेक्स कौन सा होता है? ट्रिप्टोफैन होता है। ये चीज़ भी ध्यान में रखना है। अब देखो 2 तरह से अमीनो एसिड है, इसका जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका दोनों का डेफिनेशन याद रखना है। डेफिनेशन क्या है? जैसे हमारे लिए जो हमारी बॉडी बना सकती है उसको हम लोग क्या कहेंगे? एसेंशियल या नॉन एसेंशियल? हाँ, तो ये चीज़ एकदम इम्पॉर्टेंटली याद रखना है। जो हमारी बॉडी बना सकती है वो हमारे लिए नॉन एसेंशियल है, जो नहीं बना सकती है, जिसको हमको बाहर से लेना पड़ेगा, उसको हम लोग क्या नाम देंगे? एसेंशियल अमीनो एसिड। अब इसका ट्रिक हमने आपको याद करने को बताया था, PMT-VILL। ये याद रखेंगे, PMT, AIPMT पहले जो होता था, VILL। ये हमारे पास में एसेंशियल है, रिमेनिंग्स जो भी हो जाएंगे वो सब नॉन एसेंशियल्स की कैटेगरी में रख दिया जाएगा। 2 सेमी एसेंशियल्स हैं, लेकिन उसको भी आप नॉन एसेंशियल्स में क्लियर, अगर नहीं दिया ऑप्शन तो किस में कंसिडर करेंगे? नॉन एसेंशियल में। इसका डेफिनेशन पूछता है, ठीक है। तो याद रखिएगा डेफिनेशन, हमारी बॉडी जो ना बना पाए वो हमारे लिए क्या है? जरूरी है। उसको हमको कहाँ से लेना पड़ता है? बॉडी के मतलब बाहर से लेना पड़ता है, किसी फूड के सोर्स से। चलो नेक्स्ट, अमीनो एसिड्स के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये ज्विटर आयंस के बारे में आपसे सिंपली ये वाला पूछता है डायग्राम दे करके। देखो ये ज्विटर आयन पे कैसा सवाल बनेगा, आपको 4 ऑप्शंस दे देगा ऐसे करके, दूसरा, तीसरा और कोई एक दे देगा। बस ज्विटर आयन में जो सवाल पूछेगा, देखो ऑप्शन से पूछेगा, सिंपल बस इतना सा याद रखना है। अगर प्लस और माइनस दोनों एक साथ दिख रहा है किसी ऑप्शन में, वही ऑप्शन आपका आंसर होगा। एकदम ध्यान में रख लेना। ज्विटर आयन ये ना तो एसिडिक होते हैं ना बेसिक होते हैं, तो ये किसी भी तरफ नहीं मूव करेगा, ठीक है, ना एनोड पोल की तरफ ना कैथोड पोल की तरफ। बस आपसे सवाल में जो पूछेगा तो ये चीज़ ध्यान में रखना है, दोनों होना चाहिए, प्लस के फॉर्म में भी माइनस के फॉर्म में भी। उसको हम लोग क्या कहेंगे? ज्विटर आयन कहेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट अब हम लोग बात करें तो लिपिड्स के बारे में क्या क्या सवाल आता है, आइए देखते हैं लिपिड्स के बारे में। सबसे पहले तो ये चीज़ याद रखेंगे, लिपिड्स कैसे होते हैं वाटर में,
इनसॉल्युबल होते हैं, लिपिड्स सॉल्युबल नहीं होते हैं वाटर में। हाँ, हमारे पास जो लिपिड्स हैं उसके दो पार्ट होते हैं, इसको हम लोग हेड कहते हैं, इसको हम लोग टेल कहते हैं। तो बताओ इन दोनों में से किसको वाटर लविंग कहा जाता है? हेड है हाइड्रोफिलिक, लेकिन टेल इसकी क्या है? हाइड्रोफोबिक है। लेकिन ओवरऑल आपसे पूछा जाए तो ओवरऑल कैसा हो जाएगा? वाटर इनसॉल्युबल माना जाएगा। ठीक है, इसमें क्या क्या हो सकता है? CHO हो सकते हैं, ये ऑक्सीजन का नंबर ज़्यादा कम हो सकता है। चलो लिपिड्स की बात करें तो 3 तरह से लिपिड्स हैं, सिंपल, कंपाउंड या डिराइव्ड लिपिड। तो आइए एक एक करके देखते हैं लिपिड्स में सबसे ज़्यादा क्या सवाल पूछता है। ये वाला जो स्लाइड है ये सवाल के लिए इंपॉर्टेंटली बन जाता है। देखो सबसे पहला लिपिड है किसके किसके द्वारा बनाए जाते हैं? फैटी एसिड और एल्कोहल, जिसमें स्पेसिफिकली हमको क्या याद रखना है? ग्लिसरॉल। ठीक है, फैटी एसिड्स आर लिपिड विथ हाइड्रोकार्बन चेन, जिसके पास में R के फॉर्म में COH ग्रुप रहेगा। लेकिन ये भी सवाल में नहीं बनता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंटली सवाल में क्या बनेगा? पाल्मिटिक एसिड में टोटल कितने कार्बन हैं? 16 कार्बन। अगर आपसे सवाल पूछ दे इसको छोड़ करके, फंक्शनल ग्रुप को छोड़ करके कितने कार्बन है, तब 15। ठीक वैसे ही एराकिडोनिक एसिड में कितने हैं? 20। और एक सवाल पूछता है स्टेरिक एसिड में, इसमें कितने कार्बन है? 18 कार्बन है टोटल, फंक्शनल ग्रुप को मिला करके 18। तो ये कार्बन का नंबर आपसे सवाल में पूछता है, अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, बाकी ये सब कोई आपसे नहीं पूछने वाला है। चलो नेक्स्ट। अब हम लोग ये वाला सवाल के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है टाइप्स ऑफ फैटी एसिड। 2 तरह के फैटी एसिड होते हैं, एक को कहते हैं सैचुरेटेड। बस इसमें ये याद रखना, अगर एक भी मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो उसको हम कहेंगे सैचुरेटेड, और अगर है एक भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड तो उसको हम लोग नाम देंगे अनसैचुरेटेड। इसका एग्जांपल याद रखना, पाल्मिटिक एसिड और स्टारिक एसिड। जबकि इसका क्या क्या था हमने और भी आपको बताया था, एराकिडोनिक हो गया, ओलिक हो गया, लिनोलिक हो गया, लिनओलेनिक था। ठीक है, याद है? ओलिक, लिनोलिक, लिनओलेनिक, फिर था एराकिडोनिक। इसमें कितने डबल बॉन्ड होते हैं? ओलिक, लिनओलेनिक, लिनोलिक और लिनओलेनिक, फिर लास्ट में एराकिडोनिक। इसमें कितने डबल बॉन्ड थे? 1 2 3 4। इस सीक्वेंस में याद रखना है कितना डबल बॉन्ड है, ये सवाल पूछ जाता है। इनमें एक सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड है तो इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? मुफा, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। जबकि इनमें एक से ज़्यादा होते हैं तो इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? पूफा। पूफा का फुल फॉर्म क्या था? पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है, तो चलो जल्दी से एक बार NCERT देखो तुम लोग। चलिए अब यहाँ से हम लोग देखते हैं ग्लिसरॉल वाला पार्ट। ग्लिसरॉल के बारे में क्या आपसे सवाल पूछता है, इसको आपको थोड़ा सा ध्यान दो। देखो एक चीज़, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन का दूसरा नाम क्या है? ग्लिसरॉल। बस ये आपसे सवाल पूछेगा और पहचानने के लिए ट्राई हाइड्रोक्सी 3 OH ग्रुप लगा रहेगा, तो ये ट्राई, बस आपसे सवाल में क्या पूछेगा? यही वाला पार्ट। ठीक है, चलो अब आओ, अब यहाँ से हम लोग बात करते हैं लिपिड्स के बारे में ही। उसमें लिपिड्स 2 चीज़ से बने हैं। अब उसमें हम लोग सबसे पहले देखने हैं फैटी एसिड। फैटी एसिड आर स्टेरिफाइड विथ ग्लिसरॉल थ्रू एस्टर बॉन्ड। ये बॉन्ड का नाम सवाल में पूछता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखेंगे। कौन सा बॉन्ड है इसमें? एस्टर बॉन्ड है। ये बॉन्ड का नाम आपको याद रखना। देखो एक ग्लिसरॉल, एक फैटी एसिड मोनोग्लिसरॉल, एक ग्लिसरॉल 2 फैटी एसिड डाइग्लिसरॉल, एक ग्लिसरॉल 3 फैटी एसिड ट्राइग्लिसराइड। अब यहाँ से सवाल कैसे पूछेगा कि अगर आपको सपोज लिपिड्स को लेंदी बनाना है, आप क्या करेंगे? तो ऑप्शन नंबर ए नंबर ऑफ ग्लिसरॉल को बढ़ाएंगे, ऑप्शन नंबर बी नंबर ऑफ फैटी एसिड्स को बढ़ाएंगे। आप किसको बढ़ाना प्रेफर करेंगे अगर आप लेंदीनेस चाहते हैं लिपिड्स में? जल्दी बोलो जल्दी। हाँ, ये सवाल इतना आसान होता है, याद रखेंगे, बस सोचने पे आएगा। तो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में कौन बढ़ेगा? फैटी एसिड्स को ही आप बढ़ा सकते हैं, ग्लिसरॉल एक ही होता है जनरली। चलो नेक्स्ट, मेल्टिंग पॉइंट के बेसिस पे अगर हम लोग देखा जाए लिपिड्स को तो 2 भाग में बांटा जाता है। एक को हम लोग कहते हैं फैट्स, और ये दूसरा लाइन है आपका ऑयल्स हैव लोअर मेल्टिंग पॉइंट। ये आपके NCERT का लाइन है, बाकी ऊपर ज़रूरत नहीं है आपको जानने का। चलो नेक्स्ट, यहाँ से अगर हम लोग बात करें तो कंपाउंड लिपिड के बारे में जानते हैं। कंपाउंड लिपिड्स का मतलब क्या है? ये सेम फैटी एसिड होगा, अल्कोहल होगा, विथ एडिशनल कोई ना कोई ग्रुप रहेगा। फैटी एसिड रहेगा, ग्लिसरॉल रहेगा, उसके अलावा कोई ना कोई एडिशनल ग्रुप रहेगा। और अगर वो एडिशनल ग्रुप फॉस्फोलिपिड है तो वो आपका मतलब फॉस्फेट है तो वो कैसा हो जाएगा? फॉस्फोलिपिड। जो भी और कुछ होगा तो वैसा हो जाएगा। और इसका एग्जाम्पल है लेसिथिन, बहुत इंपॉर्टेंटली एग्जाम्पल है। इसका स्ट्रक्चर डायरेक्ट सवाल में दे देता है। और ये चीज़ आपको याद रखना है,
N के नीचे 3 मिथाइल ग्रुप जहाँ पे भी दिख जाए आपके सिलेबस में, यही वाला पार्ट है लेसिथीन का। लेसिथीन क्या बनाता है? आपके लिपिड्स का बाइलेयर बनाता है, इस चीज़ को याद रखेंगे, लिपिड्स के बाइलेयर में लेसिथीन बनाता है, और ये स्ट्रक्चर्स को याद रखना है, बस इतना सा पॉइंट, ठीक है। चलो नेक्स्ट, डिराइव लिपिड्स की अगर हम लोग बात करें, एक ऐसा लिपिड्स जो कि सिंपल या कंपाउंड लिपिड्स से डिराइव किया जाता हो, उसको हम लोग नाम देते हैं डिराइव लिपिड, और उसका एग्जांपल याद रखेंगे कोलेस्टेरॉल। और ये वाला स्ट्रक्चर कोलेस्टेरॉल का पूछा जाता है, 1 2 3 4 बॉक्स है, उसके बाद छोटे से ये दे दे तो ये आपका कोलेस्टेरॉल का PYQ में आया हुआ है ये वाला लाइन, अगर आपको ध्यान हो तो। चलो अच्छा, हाँ, एग्स वाला जो ये वाला पार्ट होता है ये रिच इन कोलेस्टेरॉल होता है, और वाइट वाला जो पार्ट होता है वो प्रोटीन्स होता है। वाइट वाला पार्ट में क्या होता है? प्रोटीन्स। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कोलेस्ट्रॉल ना बढ़े एग का पार्ट में, तो ये को छोड़ के हमको वाइट पार्ट खाने को सजेस्ट करते हैं लोग। चलो नेक्स्ट, अब हम यहाँ से बात करते हैं शुगर्स से। शुगर से अच्छा खासा सवाल बन जाता है, और देखते हैं शुगर्स के बारे में। शुगर्स का स्वीट होगा, वाटर में सॉल्युबल होगा, ठीक है। और ये चीज़ आपको याद रखना है, CHO का रेशियो कैसा होगा? 1:1। ये रेशियो आपको उल्टा दे देगा, बस इतना ध्यान रखना। हाइड्रोजन डबल होगा, ये दोनों सिंगल होगा। एग्जाम्पल्स ये सब हैं। एक एटलीस्ट स्ट्रक्चर आप याद रखना, ग्लूकोज वाला, ठीक है। ग्लूकोज वाला स्ट्रक्चर को कम से कम याद जरूर रखना। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। अब यहाँ से हमारे पास में दिया गया है न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में आगे देखो, क्योंकि ये जो स्लाइड है प्योरली आपका NCERT बेस्ड है, जबकि NCERT में ऐसे ही दिया हुआ है, दे दिया शुगर, फिर न्यूक्लियोटाइड्स दे देगा, फिर बीच में देगा आगे चल करके, फिर से शुगर को आगे कंटिन्यू करेगा। तो उसी पैटर्न में स्लाइड बनाया हुआ है, इसलिए हम लोग इसको भी देखेंगे। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? 3 चीज़ से बना हुआ है, नाइट्रोजिनस बेस, शुगर और फॉस्फेट। अब यहाँ हमारा पार्ट है नाइट्रोजिनस बेस। नाइट्रोजिनस बेस में एकदम अच्छे से याद रखना है, ये 2 चीज़ से बने हुए होते हैं। कौन कौन से? प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स। और प्यूरिन्स का एग्जांपल क्या है? एडेनिन एंड गुआनिन, और ये तीनों के तीनों किस में आ जाते हैं? पायरिमिडीन्स में। प्यूरिन्स के बारे में क्या याद रखना है? ये डबल रिंग स्ट्रक्चर है। जब भी सवाल टफ करना होगा ना, वो ऐसा रिंग वाला टाइप का दे देगा, इसी में सवाल पूछेगा, यहाँ पे क्या हो सकता है, वहाँ पे क्या हो सकता है। और ये चीज़ आपको याद रखना है। हम लोग बताओ, ये किसका दूसरा नाम है? मिथाइलेटेड यूरासिल किसका दूसरा नाम होता है? हाँ, तो ये चीज़ आपको याद रखना, ये भी सवाल पूछता है। तो कोई एक स्ट्रक्चर एटलीस्ट याद रखेंगे पायरिमिडीन का, ठीक है। अब देखो, नाइट्रोजिनस बेस में शुगर जोड़ दिया जाए तो क्या बनता है? न्यूक्लियोसाइड बनता है। अगर हम आपसे पूछे शुगर जोड़ा जाएगा कौन सा बॉन्ड से? बॉन्ड का नाम बताओ, क्या नाम है बॉन्ड का? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो ये बॉन्ड बहुत इंपॉर्टेंटली सवाल पूछता है। बेस प्लस शुगर को हम लोग न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। देखो, और यहाँ से एक सवाल क्या देगा? एडिनोसाइन लिख देगा, फिर एडिनिलिक एसिड लिख देगा, गुआनिन लिख देगा, साइटोसिन लिख देगा, और पूछेगा इनमें से कितने ऐसे हैं जो न्यूक्लियोसाइड है या कितने ऐसे हैं जो न्यूक्लियोटाइड है। तो वहाँ पे अक्सर हम लोग गलती कर देते हैं। देखो, यहाँ पे एडिनोसाइन हो गया, यहाँ पे लिख देगा साइटोसिन, फिर लिख देगा थाइमीन, फिर लिख करके देगा गुआनिलिक एसिड, और पूछेगा इनमें से कौन सा है जो न्यूक्लियोटाइड है या कौन सा है जो न्यूक्लियोसाइड है। तो ये एक गलती बहुत बार किया जाता है, तो एकदम सबको याद रखना है दिमाग में। चलो नेक्स्ट, अब इसी चीज़ में अगर हम लोग फॉस्फेट जोड़ दिया जाए तो इसको हम लोग क्या नाम देने लगते हैं? न्यूक्लियोटाइड। अब फॉस्फेट अगर जोड़ा जाता है तो यहाँ पे बॉन्ड कौन सा लगता है बताओ? हाँ, नहीं, डाइस्टर नहीं, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड लगता है। यहाँ पे कौन सा लगता है? फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। 2 न्यूक्लियोटाइड को आपस में जोड़ने के लिए जो बॉन्ड लगता है उसका नाम है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो ये ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ से देखो, एडिनिलिक एसिड, गुआनिलिक, साइटिडिक, थाइमिडिलिक और यूरिडिलिक। तो इतना सा बस क्या याद रखना है, जब तक एक एसिड ना लगा रहे तब तक वो न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे हम लोग जनरली नहीं मानते हैं, ठीक है। बाकी आपको साइन वाला जो वर्ड है ना, ये वाला, और न्यूक्लियोसाइड वाला, वहाँ से आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन होता है, वो 1-2 क्वेश्चन में गलती करेंगे तब समझ में आ जाएगा। चलो, अब यहाँ से हम लोग देखते हैं न्यूक्लिक एसिड। अब नाइट्रोजिनस बेस, शुगर प्लस फॉस्फेट, तीनों मिला के क्या बनाता है? न्यूक्लिक एसिड। और न्यूक्लिक एसिड हमारे पास कितने तरह के हो सकते हैं? 2 तरह का, DNA और RNA। इसको हमने अभी रिवीजन किया ही है मॉलिक्यूलर बेसिस में, तो फिर भी एक बार क्विकली हम लोग इसको देख लेते हैं, इसको क्विक में हम लोग देखेंगे। चलो नेक्स्ट, अब इनके बारे में, प्रोटीन्स, पॉलीसेकेराइड और न्यूक्लिक एसिड, अब इनके बारे में कहा जा रहा है जिनका मॉलिक्यूलर वेट 1000 डाल्टन से ज़्यादा है। और वो कौन कौन है? प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड और न्यूक्लिक एसिड। तो बताओ, ये तीनों फिल्ट्रेट में आएगा या रिटेंटेट में? एसिड सॉल्युबल पूल या एसिड इनसॉल्युबल पूल?
एसिड सॉल्युबल पूल में आएगा, ठीक है, सॉरी एसिड इनसॉल्युबल। ये इनका मॉलिक्यूलर वेट यहाँ पे देखो 10,000 डाल्टन लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है 1,000 डाल्टन, तो ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, याद रखेंगे 1,000 वाला जनरली अगर डेफिनेशन में पूछेगा तो आपको 1,000 वाला मानना है, और लिपिड्स के बारे में पूछ दे तब भी 1,000 वाला मानना है। तो कुछ एनसीईआरटी नए वाले में चेंज हुआ, बस उतना सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये किस पूल में आएगा, एसिड इनसॉल्युबल में। तो ये कैसे हो जाएंगे बायो, मैक्रो या माइक्रो, बड़ी वाले को हम लोग क्या नाम देते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स। चलो नेक्स्ट, अब ये वाला पॉइंट ऑप्शनली यहाँ पे लिखा हुआ है, लिपिड इज नॉट स्ट्रिक्टली मैक्रो मॉलिक्यूल, MA वाला। क्यों नहीं है स्ट्रिक्टली मैक्रो मॉलिक्यूल, देखो इसको हम कहते क्या है मैक्रो, क्यों कहते हैं मैक्रो, पहले ये बताओ मैक्रो क्यों कहते हैं, क्योंकि ये किस में पाया गया था, फिल्ट्रेट या रिटेंटेट, रिटेंटेट में। लेकिन उसका रीज़न क्या था, ये सारे आपस में गट्ठर बना लिए थे। क्या इनमें परमानेंट बॉन्डिंग हुई थी, नहीं, गट्ठर बना लिए थे, इसीलिए ये ऊपर पाए गए थे। चलो अब यहाँ से कहा जा रहा है लिपिड्स नहीं है स्ट्रिक्टली मैक्रो वाला, क्यों, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट 800 डाल्टन को पार नहीं करता है। फिर भी क्यों ऊपर पाया गया, क्योंकि वो गट्ठर बना लेते हैं, ठीक है। अब लिपिड्स क्या पॉलीमर बनाते हैं, लिपिड्स क्या पॉलीमर बनाएंगे, याद रखना लिपिड्स डू नॉट फॉर्म्स पॉलीमर, ठीक है। ये चलो नेक्स्ट, ये एसिड इनसॉल्युबल पूल में पाया जा रहा है क्योंकि ऊपर पाए जा रहे हैं, और ऊपर में इसका रीज़न है 2-4 मॉलिक्यूल्स ऑफ लिपिड एक साथ जुड़ गए, परमानेंटली नहीं टेम्पररली, और इसी वजह से ये कैसे हो गए हैं, वाटर इनसॉल्युबल हो गए हैं। तो यहाँ पे लिख के ध्यान याद रखना, मैक्रो की जगह MI लिख के गलती ना कराए। चलो सेल्स की अगर हम लोग कंपोजिशन की बात करें तो सीक्वेंस में याद रखेंगे, और हम लोग को लगभग याद ही रहता है, वाटर सबसे ज़्यादा है, प्रोटीन उसके बाद, फिर कार्बोहाइड्रेट मतलब न्यूक्लिक एसिड, फिर कार्बोहाइड्रेट, फिर आयंस होते हैं, ठीक है। तो 70 से 90% वाटर, 10 से 15% प्रोटीन, फिर आपका न्यूक्लिक एसिड 5 से 7, कार्बोहाइड्रेट 3%, आयंस 1%, वो याद नहीं रखना, बस ये 3 याद है, 1, 2 और 3 सीक्वेंस में। चलो नेक्स्ट चौथा, अब हम लोग प्रोटीन्स के बारे में वापस से दोबारा यहाँ पे लाया गया है। प्रोटीन्स को क्या बोला गया, हेट्रोपॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड, यहाँ पे आपको लिख करके देगा होमोपॉलीमर, तो ये चीज़ आप गलती नहीं करेंगे। और दूसरा, प्रोटीन्स आपस में अमीनो एसिड कौन से बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड से, अमीनो एसिड आपस में पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े हुए होंगे, ठीक है। और ये वाला पार्ट बताया जा चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो प्रोटीन्स की ज़रूरत क्या है, हमारे प्रॉपर ग्रोथ के लिए और टिश्यू रिपेयर के लिए। ये वाला एग्जांपल याद रखना है, इस वाले एग्जांपल को देख लो अच्छे से। ये GLUT4 सिंपली आपसे पूछता है ये है क्या, तो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है जो कि ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करता है सेल में, ये याद रखेंगे GLUT4, सेल चैप्टर में भी लिखा हुआ है GLUT4 वाला, ठीक है। और कोलेजन क्या है, इंट्रासेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस, यानी सेल्स के अंदर कभी कभी प्रोटीन्स एंटीबॉडी का भी काम करते हैं, रिसेप्टर का भी काम करते हैं, और हार्मोन्स के तरह भी काम करते हैं, जैसे कि इंसुलिन, जैसे कि ट्रिप्सिन, कुछ पिगमेंट के तरह भी काम करते हैं, जैसे कि पिगमेंट की तरह कौन है, हीमोग्लोबिन। तो कोई दिक्कत यहाँ तक। चलो अब यहाँ से 2 डाटा है हमारे पास। सबसे पहले सवाल में पूछा जाता है मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड में अगर आपसे पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा अबंडेंट प्रोटीन हमारा कौन सा है, तो कोलेजन प्रोटीन है एनिमल वर्ल्ड में, ठीक है। जबकि मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन पूरी दुनिया में कौन है, तो रुबिस्को है। ये याद रखेंगे सवाल में, बायोस्फीयर लिखा है या एनिमल लिखा है, एनिमल होगा तो कोलेजन और पूरी दुनिया लिखा होगा तो रुबिस्को, ठीक है। चलो अच्छा, रुबिस्को अगर हम पूछा जाए तो बताओ कौन सा ऑर्गेनेल है स्पेसिफिकली सेल्स, प्लांट का सेल अगर हम बोले तो जिसमें रुबिस्को सबसे ज़्यादा होता है, हाँ क्लोरोप्लास्ट, कौन से पार्ट में, मैट्रिक्स या स्ट्रोमा। चलो ठीक है, देखो अब यहाँ से स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन्स को अच्छे से देखो, इसमें से अच्छा खासा सवाल बनता है। प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर्स की अगर हम लोग बात करें 4 तरह से हो सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटरनरी। नई नई फॉर्म्स प्रोटीन जो होती है, एकदम नई बनी हुई प्रोटीन्स, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, प्राइमरी, ठीक है। एकदम नया नया बना हुआ जो अभी अभी जस्ट ट्रांसक्रिप्शन से बाहर निकला है और ट्रांसलेशन से बाहर निकला है, उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, प्राइमरी। अगर हम लोग प्रोटीन्स की बात करें तो प्रोटीन्स कहाँ पे बनता है बताओ, जहाँ पे कौन होंगे, हमारे राइबोसोम्स होंगे। अगर हम लोग साइट की बात करें तो साइट इसका क्या हो जाता है, साइटोप्लाज्म हो जाता है, और वो हमें ऑर्गेनेल ढूंढना है जहाँ पे कौन लिखा हुआ हो, राइबोसोम्स हो। तो चलो
सिंपल सी बात है, नई नई फॉर्म प्रोटीन्स को हम लोग क्या नाम देते हैं, प्राइमरी प्रोटीन्स। लेफ्ट एंड पे अमाइनो एसिड होता है जिसको हम लोग एन टर्मिनल कहते हैं और राइट एंड को सी टर्मिनल कहते हैं। ये भी याद रखना है, प्रोटीन्स के लेफ्ट टर्मिनल को एन कहते हैं, राइट टर्मिनल को सी कहा जाता है, सी टर्मिनल। अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स की बात करें तो अब देखो प्रोटीन्स जब नई नई बनी है इसके पास दो ऑप्शन है, या तो ये हेलिक्स बना ले, ठीक है, या तो ये प्लेट के फॉर्म में आ जाए, यानी एक को हम या तो अल्फा हेलिक्स कहेंगे या तो बीटा प्लेटेड कहेंगे। यानी अगर प्रोटीन हेलिक्स के फॉर्म में बना ले तो उसको हम लोग क्या नाम देंगे, हेलिकल प्रोटीन, जिसका एग्जाम्पल क्या है, केराटिन, फिब्रियोन, सिल्क प्रोटीन। तो ये एक सवाल आपको दिया है, सिल्क फाइबर कौन से टाइप के प्रोटीन्स का एग्जाम्पल है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी या किसका, ठीक है। चलो सेकेंडरी में ही फर्दर अगर देखा जाए इसमें कैसा स्ट्रक्चर बनाता है बीटा सीट, एक बार पीवाईक्यू में यहाँ पे दिया हुआ था, इससे कुछ सवाल एनसीईआरटी के डायग्राम से, वो आपको देखना पड़ेगा। चलो टर्सरी स्ट्रक्चर में क्या है, जब प्रोटीन्स हमारे किस तरह से फॉर्म हो जाए, वुलन बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स में आ जाए तो उसी को हम लोग क्या नाम देने लगते हैं, टर्सरी, या इसी को हम लोग कौन सा स्ट्रक्चर कहते हैं, 3D स्ट्रक्चर कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल याद रखेंगे मायोग्लोबिन, जबकि हीमोग्लोबिन किस में आता है, क्वाटरनरी में आता है, ठीक है। चलो अब यहाँ से हम लोग नेक्स्ट पार्ट में अगर हम लोग बात करें क्वाटरनरी में, क्वाटरनरी का एग्जाम्पल है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के दो सब यूनिट हैं, 2 अल्फा, एडल्ट में क्या होता है 2 अल्फा 2 बीटा, जबकि बताओ फीटस में क्या होता है 2 अल्फा प्लस 2 गामा होता है, ठीक है। इसीलिए उसका राइट शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट पे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है उसको। यहाँ से एक सवाल इसमें तो स्लाइड में नहीं दिया है, लेकिन आपको ध्यान रखना है बॉन्ड्स कौन कौन से इन्वॉल्व हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर में, कौन सा टर्सरी में और कौन सा क्वाटरनरी में। तो ये तो कोई नहीं पूछेगा, ये दो सवाल आपसे पूछता है, सेकेंडरी में कौन सा इन्वॉल्व है और टर्सरी में कौन सा इन्वॉल्व होता है। तो ये रहा आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर, फिर सेकेंडरी, फिर आपके पास टर्सरी और फिर लास्ट में क्वाटरनरी आ जाता है। चलो प्राइमरी स्ट्रक्चर्स, सेकेंडरी, टर्सरी एक बार नज़र से आपको दिखाया गया है, एक बार देख लीजिए। चलो अब यहाँ से हमारा है पॉलीसेकेराइड, इससे अच्छा खासा सवाल बनता है पॉलीसेकेराइड वाले पार्ट से। तो आइए देखते हैं पॉलीसेकेराइड वाले में, पॉलीमर्स ऑफ शुगर, यानी मोनोसेकेराइड्स के पॉलीमर्स को हम लोग नाम देते हैं पॉलीसेकेराइड। और इसका एग्जाम्पल क्या है, तो ये आपसे सवाल पूछेगा इनमें से कौन सा होमोपॉलीसेकेराइड है या कौन सा हेट्रोपॉलीसेकेराइड है। अगर वो होमोपॉलीसेकेराइड है तो किसका होमोपॉलीसेकेराइड है, और हेट्रोपॉलीसेकेराइड है तो किसका किसका हेट्रोपॉलीसेकेराइड है। स्टार्च किसका है, ग्लूकोज का, सेलुलोज भी ग्लूकोज का, ग्लाइकोजन भी ग्लूकोज का, इनुलिन सिर्फ आ जाता है फ्रक्टोज का। इसमें सवाल ऐसे बनेगा, ऑप्शन दे देगा 4 स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन और इनुलिन, और आपसे पूछेगा इनमें से कौन सा ऐसा है जो ग्लूकोज का होमोपॉलीमर नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, इनुलिन ग्लूकोज का होमोपॉलीमर नहीं होता है। ये किसका होमोपॉलीमर है, फ्रक्टोज का है, ठीक है। फ्रक्टोज के बारे में एक और चीज़ क्या, हेल्दी इंसान में ये पाया जाएगा, इनुलिन नहीं। ये डिजीज इंसान में स्पेसिफिकली ये देखने को मिलेगा। उस डिजीज़ का किसी को नाम याद है, डिजीज़ का नाम, डिजीज़ का नाम जल्दी सोचो, लिखा हुआ है कॉपी में, बताएंगे। नेक्स्ट अब यहाँ से आओ हम लोग बात करते हैं इसको, ये आपको एकदम इम्पॉर्टेंटली याद रखा, काइटिन। काइटिन है क्या, होमोपॉलीसेकेराइड, जबकि हम लोग भूल जाते हैं काइटिन क्या होता है, मन में लगता है कि हेट्रोपॉलीसेकेराइड है। किसका होमोपॉलीसेकेराइड है, ये भी याद रखना है, नेम का। किसका है, नेम का। चलो अब जल्दी से यहाँ से हमको बताओ कौन है जिसका जो नेम एंड नेग से मिल करके बना हुआ, जल्दी बताओ, आगे आंसर है ही। चलो ये किस में देखने को मिलता है, आपको ऑर्थ्रोपोड में भी देखने को मिलेगा और फंगस के सेल वॉल में भी देखने को मिलेगा। काइटिन के बारे में क्या याद रखना है, और दूसरा चीज़ आपको क्या याद रखना है, काइटिन दुनिया का सेकंड मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन्स या प्रोटीन्स, हाँ मोस्ट अबंडेंट सबसे पहला क्या हो गया आपका रूबिस्को, और सेकंड पे आपका आ जाएगा काइटिन। तो इसको भी आपको याद रखना है। चलो मोनोसेकेराइड्स आपस में जुड़ते हैं कौन से बॉन्ड की मदद से, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की मदद से जुड़ते हैं। अब ये आगे चल के मोनोसेकेराइड क्या बनाएगा, डाइसेकेराइड बनाएगा, डाइसेकेराइड से फिर क्या बनेगा, पॉलीसेकेराइड बनने वाला है। तो आइए फर्दर आगे देखते हैं। ये डायग्राम जो है ना, ये आपके एनसीईआरटी से, हमको पता नहीं क्यों लग रहा है इस साल इस पर कुछ ना कुछ सवाल देगा। तो देखो अब अगर सवाल दिया भी तो क्या सवाल दे सकता है, जैसे कि यहाँ से आपसे पूछ सकता है कि ये जो हमारा है ये क्या है, ठीक है, दे देगा ए और ए, और ये दोनों एक ही चीज़ है, वो क्या है। ऑप्शन पक्का पहला दे देगा कार्बन, फिर दे देगा दूसरा हाइड्रोजन, फिर तीसरा O दे देगा, चौथा OH दे देगा, या दोनों में कुछ अलग अलग लिख दे देगा कि A तो O है, B OH है, ठीक है, या तो ऐसा दे देगा।
ठीक है, स्पेसिफिकली। और या तो दूसरा ये दोनों में सवाल बन सकता है, या आपको ये दे देगा कि दोनों OH है या कोई एक H है कोई एक OH है। तो ये स्ट्रक्चर NCERT का है, लगातार इसमें से कुछ ना कुछ सवाल बनता है। तो ये आपको इस बार प्रोबेबली थोड़ा सा ध्यान से रखना, क्या पता कुछ सवाल बन जाए इसमें। चलो नेक्स्ट, स्टार्च कैसा स्ट्रक्चर्स बनाता है? हेलिकल स्ट्रक्चर बनाता है। और ये आयोडीन में कौन सा कलर देता है? स्टार्च, ब्लू कलर। ग्लाइकोजन कौन सा कलर देता है? रेड कलर देता है। ग्लाइकोजन कौन सा कलर देगा? रेड। जबकि स्टार्च कौन सा कलर देगा? तो कलर ये बहुत इंपॉर्टेंटली है, याद रखेंगे। कौन सा कलर देता है? ब्लू कलर देता है। अब देखो सेलुलोज कोई कलर क्यों नहीं देता है, ये भी इंपॉर्टेंटली असर्शन रीजन में सवाल बनता है अक्सर। असर्शन रीजन में कि सेलुलोज कोई हेलिक्स ही नहीं बनाता है, इसीलिए वो कोई कलर होल्ड ही नहीं कर पाता है आयोडीन टेस्ट को, इसीलिए वो आयोडीन टेस्ट नहीं देता है, कैन नॉट होल्ड आयोड, क्योंकि वो हेलिक्स बना ही नहीं पाता है। ठीक है, फिर अब यहाँ से हमारा वापस दिया गया है न्यूक्लिक एसिड में डीएनए और आरएनए के बारे में। तो जल्दी से डीएनए और आरएनए के एक बार स्ट्रक्चर्स को देखिए और चारग्राफ रूल को एक बार थोड़ा सा रिवाइंड कर लो। चलो फर्दर अब हम लोग यही देखते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स के दो टाइप्स हैं, एक को हम डीएनए कह रहे हैं और दूसरे को हम आरएनए कह रहे हैं। ठीक है, चलो अब डीएनए के बारे में कौन कौन सा स्ट्रक्चर्स आपको याद रखना है, ये चीज़ याद रखेंगे। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, सेकेंडरी स्ट्रक्चर किसने दिया था? वाटसन एंड क्रिक ने। डबल हेलिकल मॉडल भी किसने दिया था? वाटसन एंड क्रिक ने ही। ठीक है, डीएनए की डिस्कवरी सबसे पहली बार डीएनए किस वर्ड से लिया गया था? न्यूक्लिन से। किसने दिया था? फेडरिक मिसर। ईयर कौन सा था? 1869 वाला। ठीक है, तो चलो हमारे पास में डीएनए की बात करें तो ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, ई डीएनए और जेड डीएनए है। लेकिन हम लोग कौन से डीएनए के बारे में अपने सिलेबस में पढ़ते हैं? बी डीएनए। और इस बी डीएनए में कितने, एक यहाँ पे कितने होते हैं? 10 बेस पेयर होते हैं। ठीक है, अब यहाँ से डीएनए की अगर आपसे लंबाई पूछे एक हेलिक्स में नैनोमीटर के टर्म में 3.4 और एंगस्ट्रॉम के टर्म में 34 एंगस्ट्रॉम होता है। चलो नेक्स्ट, अब यहाँ से हम लोग बात करें तो डीएनए में सेम वो चीज़ आपको पहले से भी बताया। डीएनए में बस याद क्या अलग से रखना है? डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है। डीऑक्सीराइबोज शुगर का मतलब क्या है? जिसमें OH होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। डीऑक्सी का मतलब निकल गया है, और अगर है तो राइबोज शुगर सिंपली। ठीक है, चलो बैकबोन ऑफ डीएनए कौन बनाता है? शुगर एंड फॉस्फेट बनाते हैं, ये चीज़ याद रखेंगे। कौन बना देता है? शुगर एंड फॉस्फेट बनाते हैं। नाइट्रोजनस बेसिस कौन से डीएनए में पाए जाते हैं? A, T, G और C। जबकि क्या नहीं पाया जाता है? यूरेसिल में। यूरेसिल नहीं पाया जाता है। जबकि आरएनए में क्या थाइमिन के जगह पे होता है? यूरेसिल होता है। तो ये भी पॉइंट आसान सा बात है, अपने को याद है ये सब बात। चलो नेक्स्ट, अब यहाँ से ये भी स्ट्रक्चर आपके डीएनए के बारे में एनसीईआरटी में दिया हुआ है। यहाँ पे आपसे पूछेगा, जैसे इसको भी मिटा दे, A, G, C, T, C जो भी है सब मिटा देगा, सिर्फ यहाँ पे जो बॉन्ड बीच में दिया गया ना ये दे देगा, और इधर सीक्वेंस ये दे देगा, और यहाँ पे मान लो इसको एक डबल रिंग बना दिया जाए इस तरह से, और एक बॉन्ड बढ़ा दिया जाए। फिर आपसे सवाल पूछेगा कि बताओ यहाँ पे ये क्या हो सकता है, या एक ऐसे डैश दे दे, ऐसे डैश दे दे, फिर पूछेगा यहाँ पे ये क्या हो सकता है। जैसे इसको हम देखो, हम ये ए को मिटा दिए हैं, अब डबल की जगह यहाँ ट्रिपल बॉन्ड दे दिए, और फिर हम आपसे पूछे यहाँ पे भी फिर डबल बॉन्ड हमने दे दिया है। तो अब ऑप्शंस में हम क्या जान सकते हैं कि ये दोनों में पक्का क्या होने वाला है? हाँ, कौन होगा? प्यूरिन्स ही होंगे हमेशा। क्यों? क्योंकि प्यूरिन्स कैसे होते हैं? डबल रिंग, क्योंकि हमने यहाँ पे दोनों पे क्या बना दिया है? डबल रिंग बना दिया है। तो आपके मन में क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल है? ये नहीं है। तो ये भी तो ध्यान रखोगे, पॉसिबल नहीं है ना। क्यों? प्यूरिन्स हमेशा किससे बाइंड करते हैं? पायरिमिडीन से। ए हमेशा किससे बाइंड करेगा? टी से। कितने डबल बॉन्ड? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ठीक है, और जी किससे बाइंड करेगा? हमेशा सी से। कितने हाइड्रोजन बॉन्ड? 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये जी और ये सी है। ठीक है, ये चीज़ लिखा हुआ है आपको, 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। चलो नेक्स्ट, ये चीज़ याद रखेंगे, फॉस्फेट ग्रुप मॉलिक्यूल्स लिंक द 3 कार्बन चेन ऑफ द शुगर न्यूक्लियोटाइड टू द 5 कार्बन चेन टू नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड। 3 कार्बन वाला नेक्स्ट, ये याद रखना कौन से चेन से जुड़ा हुआ था? दूसरा न्यूक्लियोटाइड। एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से 5th वाले से। इसीलिए आपने बायोमोलिक्यूल में पढ़ा होगा हम लोग किसके, चलो एंजाइम का नाम बताओ, कौन से एंजाइम से हमने इस 5 प्राइम को हटा दिया था? याद है? एल्केलाइन फॉस्फेटेज। एल्केलाइन फॉस्फेटेज से हमने इसको 5 प्राइम को हटा दिया था, ताकि ये फर्दर वापस से अपने आप जुड़ ना जाए। ठीक है, चलो इनके बीच में बॉन्ड कौन सा होता है? एस्टर बॉन्ड होता है, और न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़े होते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स की मदद से। नाइट्रोजनस बेस और शुगर के बीच में कौन सा बॉन्ड? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड।
चलो नेक्स्ट, एक फुल टर्न में कितने स्टेप्स हैं? 10 स्टेप्स हैं, जिसमें कितने आएंगे डीएनए? 10 बेस पेयर, या पेयर वर्ड को हटा दे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कितने बेसेस हो जाएंगे? 20 बेसेस। अगर लेंथ की बात करें तो देखो टोटल लेंथ कितना एंगस्ट्रॉन्ग हो गया? 34 एंगस्ट्रॉन्ग, या नैनोमीटर में बात करें तो 3.4 टोटल। तो एक के बीच में पूछ देगा तो 3.4 एंगस्ट्रॉन्ग या 0.34 नैनोमीटर। टर्न की अगर हम लोग बात करें, टोटल टर्न कितने डिग्री का होता है? 360, तो एक का कितना हो जाएगा? 36 डिग्री का टर्न हो जाएगा। चलो, अब ये वाला पॉइंट अक्सर हम लोग नहीं पढ़ते हैं, इसमें से हम आपको बता दे रहे हैं क्या क्या सवाल कौन कौन सा लाइन से बन सकता है। लिविंग स्टेट यानी मेटाबॉलिज्म वाला टॉपिक अक्सर हम लोग छोड़ देते हैं। फिर भी देखो, मेटाबॉलिज्म क्या है? सिंपल एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म, दोनों को मिला के हम नाम देते हैं मेटाबॉलिज्म। इसमें सिंपली आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिया है CO2 का रिमूवल ऑफ CO2 फ्रॉम अमीनो एसिड टू फॉर्म अमाइन, या फिर रिमूवल ऑफ अमाइन ग्रुप फ्रॉम अ न्यूक्लियोटाइड बेस, हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्लाइकोसिडिक। ये सब क्या है? कहीं ना कहीं तोड़ रहा है। ये किसका पार्ट हो जाएगा? सब के सब किसके पार्ट हो सकते हैं? कैटाबॉलिज्म। तो हो सकता है आपसे बस इतना सा पूछ दे, इनमें से कौन सा कैटाबॉलिज्म का एग्जाम्पल है या कौन सा एनाबॉलिज्म का एग्जाम्पल है। जब भी कुछ टूटेगा तो किसका एग्जाम्पल होगा? कैटाबॉलिज्म का, और अगर कुछ बनाया जाएगा तो एनाबॉलिज्म का एग्जाम्पल में आएगा। चलो नेक्स्ट, मेटाबोलाइट्स। जो भी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस के दौरान, उनको हम लोग क्या नाम देते हैं? मेटाबोलाइट्स नाम देते हैं। यहाँ पे जैसे कि TCA साइकिल आपको दिया गया है, ये पूरा का पूरा इसको ज़रूरत नहीं है देखने का। चलो अच्छा, हाँ, ये एक लाइन सवाल में आता है, ये वाला मेटाबॉलिक फ्लो को हम लोग क्या नाम देते हैं? डायनामिक स्टेट ऑफ द बॉडी। यहाँ पे डायनामिक की जगह स्टैटिक लिख देगा, तो ये चीज़ आपको एक वर्ड ये इसको यहाँ पे ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट, अब यहाँ से हम लोग ये इस पे तो 100% सवाल है, नीट 26 में आएगा ही। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कभी ऐसा नहीं हुआ जिस पे सवाल नहीं आया, तो 100% मान के चलो सवाल है ही। तो देखो, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्या है? जो डायरेक्टली इन्वॉल्व है, नेसेसरी है हमारे लाइफ के लिए और बहुत ज़रूरी है, इसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता। जैसे अमाइनो एसिड, जैसे शुगर, जैसे न्यूक्लिक एसिड, जैसे लिपिड्स, जैसे वाइटामिन, इनको हम प्राइमरी मेटाबोलाइट्स कहते हैं। लेकिन नीट में जो सवाल आपसे पूछता है वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में पूछता है, और वो भी सवाल क्या पूछेगा? डायरेक्टली ये वाला जो ग्राफ है, एकदम अच्छे से आंख बंद करके इसको याद रख लो, कन्फर्म है, हर साल पूछता है, इस साल भी हम कन्फर्म कह सकते हैं। नीट 26 में एक ना एक सवाल तो रहेगा, चाहे डायरेक्ट रहे, किसी सवाल में मिक्स करके रहे, लेकिन एक सवाल तो रहेगा। पिगमेंट्स का एग्जांपल कैरोटीनॉइड, जो हम इसमें बता रहे हैं सबसे ज़्यादा हम लोग भूलते क्या हैं? ये वाला भूलते हैं। ड्रग्स का एग्जांपल विनब्लास्टिन, कुर्क्यूमिन, और टॉक्सिन्स का एग्जांपल एब्रिन, रिसिन। ये दोनों आपस में मतलब दिमाग में मिक्स हो जाता है, बस यही, बाकी सब अक्सर याद रहता है। ऑयल में नाम ही ऑयल है, लेक्टिन्स, कॉन्केनावेलिन ए, ये डायरेक्टली इतनी बार सवाल पूछता है कि याद ही रहता है, ठीक। बाकी एल्कलाइड्स याद रहेगा, ये भी याद रहेगा। जो हम लोग अक्सर भूलते हैं, टॉक्सिन का एग्जांपल एब्रिन में मतलब याद रहेगा, टॉक्सिन का ड्रग के जगह पे, ड्रग का टॉक्सिन के जगह पे। तो इसको एकदम अच्छे से याद कर लेना इस चार्ट को। यहाँ पे कुछ डायग्राम्स दिए गए हैं, तो एक बार आप देख लीजिए। अब एनाबॉलिक पाथवे, सिंपल सा मतलब है, इसमें एक पॉइंट बस याद रखना, एनाबॉलिक, कुछ बन रहा है तो एनर्जी क्या होगा? कंज्यूम होगा। कुछ टूट रहा है तो एनर्जी क्या होगा? रिलीज होगा। तो कोई भी रिएक्शन आपसे दे दे, पूछ दे इनमें से कौन सा ऐसा रिएक्शन है जिसमें कि एनर्जी रिलीज हो रहा है, तो देखेंगे जो कैटाबॉलिज्म है वहाँ पे एनर्जी क्या होगा? रिलीज होगा। तो बताओ रेस्पिरेशन कैसा है, कैटाबॉलिज्म या एनाबॉलिज्म? कैटाबॉलिज्म का एग्जाम्पल में आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब यहाँ से हम लोग इसमें से एक पॉइंट को बस आपको ATP का फुल फॉर्म याद रख लो, डेट्स इट, और कुछ पूछेगा नहीं। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। फिर इसी तरह से GTP में क्या हो जाता है? ग्वानोसाइन ट्राइफॉस्फेट, GTP, ठीक है। मतलब एक ATP कितने GTP के बराबर होता है? एक ATP कितने? 1 ATP इज इक्वल टू 1 GTP। तो जल्दी से बताओ, तो 1 FADH2 कितने ATP के बराबर होगा? और 1 NADH2। तो इसके बाद अभी हम लोग देखते हैं मेटाबोलाइट्स का क्या है। हमारे बॉडी में हर जगह पे अलग अलग कंसंट्रेशन आपको देखने को मिल सकता है, डिफरेंट कंसंट्रेशन। जैसे एग्जांपल के तौर पे दिया है, ब्लड में ग्लूकोज कुछ और हो सकता है अमाउंट, कैल्शियम कुछ और होगा, सोडियम कुछ और हो सकता है। तो ये बस आपको एक लाइन सिंपली याद रखना है। दूसरा क्या है, जो सिस्टम, ये लाइन नहीं देखो, सिस्टम एट इक्विलिब्रियम कैन नॉट परफॉर्म वर्क एज लिविंग ऑर्गेनिज्म वर्क्स कंटिन्यूसली, दे कैन नॉट रीच इक्विलिब्रियम। तो ये लाइन आपका लिखा हुआ है, तो इस लाइन में हो सकता है आपको दे देंगे कौन सा लाइन स्टेटमेंट सही है या रीज़न, या ये असर्शन दे दे, ये रीज़न दे करके सवाल पूछ दे। तो याद रखने सिंपली कि क्या लाइन लिखा हुआ है, ठीक है। लिविंग प्रोसेस कैसा प्रोसेस है? जो कि एक कांस्टेंट एफर्ट है, जिसमें हम क्या देखते हैं? प्रिवेंट फॉलिंग इनटू इक्विलिब्रियम में जाने से हम अपने आप को बचाते हैं,
ठीक है, तो यहाँ से ओवरऑल कंक्लूजन क्या याद रखें, सो नो लिविंग स्टेट विदाउट मेटाबॉलिज्म। चलो अब यहाँ से देखो कंफर्म है एंजाइम वाले पार्ट से क्वेश्चंस नीट में हर साल आता है, तो एंजाइम वाला पार्ट इस पूरे चैप्टर का यूँ समझ जाओ तो सबसे आसान है, नहीं तो सबसे टफ टॉपिक है। तो आइए देखते हैं एंजाइम्स के बारे में। सबसे पहले एंजाइम्स क्या है, एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या है, जो रेट ऑफ रिएक्शंस को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। सिंपल सा मुझे बताओ, ऐसा दुनिया में कौन सा हमारे बॉडी में रिएक्शन है जो बिना एंजाइम का चल रहा है? कोई भी ऐसा रिएक्शन हमारे बॉडी में नहीं है जो बिना एंजाइम के चल सकता है। तो ये चीज़ एकदम ध्यान में रखेंगे, एंजाइम्स हर एक दुनिया के लिविंग रिएक्शंस में ज़रूरत ही है, कोई ऐसा रिएक्शन नहीं है जो लिविंग बॉडी में बिना एंजाइम्स के चलते। ठीक है, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। लगभग सारे एंजाइम्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। एक्सेप्शन में क्या याद रखना है, राइबोजाइम और एक एंजाइम राइबोन्यूक्लियस। दुनिया में यही दो एंजाइम है, राइबोजाइम और एक एंजाइम होता है राइबोन्यूक्लियस, जो कि प्रोटीन से नहीं बना हुआ होता है। ठीक है, राइबोजाइम्स क्या है, न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, और ये भी राइबोन्यूक्लियस भी न्यूक्लिक एसिड का ही पार्ट है। ठीक है, एंजाइम कौन से स्ट्रक्चर्स प्रोटीन का, देखो प्रोटीन है तो कौन सा स्ट्रक्चर, 3D। 3D मतलब कौन सा स्ट्रक्चर, टर्सरी। क्यों 3D इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे क्या बन जाता है, एक्टिव साइट बन जाता है। ये 3D स्टेट्स इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि ये 3D स्टेट यहाँ पे क्या बना लेगा, एक्टिव साइट बना लेगा। दूसरा लाइन, एंजाइम्स आर स्पेसिफिक। तो सवाल में आपसे एंजाइम को लेकर स्टेटमेंट भेज देगा, जैसे पहला लिख देगा एंजाइम्स आर स्पेसिफिक, दूसरा लिख करके दे देगा ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, सारे नहीं है, एनसीईआरटी ने भी लिख के दिया है एक्सेप्ट राइबोजाइम, तो ये याद रखें एक्सेप्ट लिखना जरूरी है, वरना वो लाइन गलत माना जाएगा। ठीक है, तो एंजाइम में यहाँ पे 3D स्ट्रक्चर्स के जगह पे टर्सरी के जगह 3D लिख दे, या 3D की जगह 2D लिख दे, टर्सरी जगह क्वाटरनरी लिख दे, तो ये एक थोड़ा बहुत गलती कराया जा सकता है आपसे। ठीक है, अब देखो केमिकल कंपोनेंट्स की बात करें तो हम लोग दो टाइप का चेंज होता है, एक फिजिकल यानी एक ऐसा चेंज जो हम रिवर्स कर सकते हैं, वो सिंपल सी बात है फिजिकल, जैसे कि आइस से वाटर का बनना, या वाटर से वाटर वेपर का बनना, या वाटर वेपर से वापस वाटर का बनना। जबकि केमिकल चेंज कैसा चेंज होता है, एक ऐसा चेंज जिसमें कि नए बॉन्ड्स बनते हैं, पुराने टूट जाते हैं, और वो आपस में वो कैसे होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं, जिसको हम वापस नहीं बना सकते, जैसे कर्ड का बनना या कोई भी इस टाइप का रिएक्शंस जिनमें कि किसी भी टाइप का रिवर्सिबिलिटी नहीं पॉसिबल है, उसको हम लोग केमिकल रिएक्शंस कहते हैं या केमिकल चेंज कहते हैं। ठीक है, और रेट ऑफ फिजिकल और केमिकल प्रोसेस ये क्या है, इसको हम लोग इस टर्म ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है। चलो नेक्स्ट, रेट को हम वेलोसिटी कहते हैं, रेट ऑफ फिजिकल चेंज ये तो डबल हो जाएगा या हाफ हो सकता है। कितने, ये चीज़ को याद रखें, कितने डिग्री के चेंज पे रेट या तो डबल हो जाएगा या हाफ हो जाएगा, ये याद रखना है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सवाल में आया हुआ। कितने डिग्री के टेम्परेचर चेंज पे, हर 10 डिग्री के टेम्परेचर चेंज पे रेट या तो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, या घट के क्या हो सकता है, आधा हो सकता है। दुनिया का सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट एंजाइम कौन सा है हमारा, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, जो कि बताओ अभी रिसेंटली हमने पढ़ा है कौन से चैप्टर में, ये वाला रिएक्शन, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। कोई मुझे बता सकता है H2CO3 वहाँ पे क्यों तोड़ दिए जाते थे प्लाज्मा में HCO3 माइनस में, जल्दी बताओ। क्योंकि H2CO3 कार्बोनिक एसिड रूम टेम्परेचर पे ही सिर्फ कांस्टेंट यानी स्टेबल है, और रूम टेम्परेचर जबकि हमारे बॉडी में रूम से बहुत ज़्यादा 37 डिग्री है, इसलिए वो तुरंत तोड़ दिए जाते हैं, HCO3 माइनस एंड H+ में तोड़ दिए जाते थे। ठीक है, एंजाइम्स के होने से देखो, इन एब्सेंस ऑफ एंजाइम 200 मॉलिक्यूल ही बना पाता है, लेकिन एंजाइम के होने से कितना मॉलिक्यूल बन जा रहा है पर सेकंड में, 60,000। तो ये डाटा को याद रखेंगे, 60,000 की जगह हो सकता है कि आपको 6,000 लिख करके दे दे, एनसीईआरटी का डाटा लिखा हुआ है तो याद रखना है। चलो ग्लाइकोलिसिस एक बस इतना सा याद रखेंगे, केमिकल रिएक्शन है। हाँ, अब यहाँ पे हमारे पास में दिया गया है एंजाइम्स के रिगार्डिंग मॉडल। मॉडल क्या होता है एंजाइम्स में, यहाँ पे दिया गया लॉक एंड की मॉडल, जिसका मतलब ये पूरा मॉडल समझाना क्या चाहता है आपको, कि जिस तरह से हमारे लॉक का स्ट्रक्चर या तो क्लोज हो जाएगा या तो ओपन हो जाएगा, और उसको करने के लिए की चाहिए, और कहा जा रहा है इस हाइपोथेसिस के द्वारा की रिमेन्स अनयूज्ड, यानी एंजाइम्स जनरली पूरे प्रोसेस में क्या हो जाता है, अनयूज्ड रह जाता है। ऐसा किसका कहना है, लॉक एंड की हाइपोथेसिस का। क्या ये पूरी तरह से सही है, नहीं। अच्छा, कौन बताएगा इसको किसने दिया था, साइंटिस्ट का नाम कॉपी में लिखा है, जल्दी बताओ। जबकि आज मुझे बताओ मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल क्या है एंजाइम्स का,
हैंड एंड ग्लव्स मॉडल। कौन सा मॉडल है? हैंड एंड ग्लव्स मॉडल, जो कि आपको क्या कहता है, जैसा हाथ उस टाइप का शेप ले लेगा। साइंटिस्ट का नाम बताओ जल्दी से, वो भी किसने दिया था, सोच के रखो तुम लोग जल्दी। इसमें क्या होता है, एंजाइम अलग है, सबस्ट्रेट अलग है, ये दोनों मिला और क्या बना लिया, ये आपसे स्टेप वाइज पूछ देगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। फिर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स किसमें बदल जाएगा, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। फिर क्या हो जाएगा, एंजाइम अलग और वापस प्रोडक्ट अलग। ठीक है, दूसरा लाइन, ये वाला लाइन बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखना है। ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है वो कैसा है, अनस्टेबल है। एंजाइम्स, ये वाला क्या होता है, ट्रांजिशन स्टेट का मतलब क्या होता है, अनस्टेबल होता है। तो ये सीक्वेंस में पूछे E+S, फिर क्या बनेगा ESC, फिर क्या बनेगा EPC, फिर E+P। ये सीक्वेंस दे करके हमने आपसे एक बार पूछा भी है टेस्ट में। अब देखो एंजाइम्स के बारे में ये डायग्राम दे करके बहुत सवाल पूछता है। अब ऐसा डायग्राम दे दे या कुछ और डायग्राम दे दे, जैसे इसमें NCERT में एक डायग्राम दिया हुआ है इस टाइप का, ये वाला, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कोई बताएगा? देखो NCERT में डायग्राम है, नहीं वैसा नहीं। ये डायग्राम को देख करके जल्दी से बताओ, एंजाइम सबस्ट्रेट मिल रहा है, ये बता रहा है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के बारे में। चलो आगे बताएंगे अभी। चलो नेक्स्ट देखो, एंजाइम करता क्या है, एंजाइम किसी भी रिएक्शन के स्पीड को बढ़ा देता है। क्या करता है, स्पीड को बढ़ा देगा। कैसे बढ़ाता है स्पीड को, ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसको क्या कर देगा, डाउन कर देगा। एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। तो ये चीज़ याद रखेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी को घटाएगा, स्पीड को बढ़ा देगा। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी को घटाया, स्पीड को बढ़ाया। और दूसरा चीज़, एक्टिवेशन एनर्जी के डेफिनेशन में एक चीज़ याद रखेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है। यहाँ पे मैक्सिमम लिख करके देगा, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जिसमें से सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में बदलना शुरू हो जाए, उस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम लोग क्या नाम देते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। ये यहाँ पे मैक्सिमम लिख के गलती कराएगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा या तो एक्सोथर्मिक हो सकता है या तो एंडोथर्मिक होगा। अब यहाँ से A और B लिख करके देगा। देखो, जब भी एंजाइम यूज होगा तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये वाला ग्राफ में आपको एक्टिवेशन एनर्जी कम दिख रहा है। ठीक है, तो चलो देखो, यहाँ पे जो रिएक्शन दिया गया है वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यानी स्पॉन्टेनियस, जहाँ पे कोई एनर्जी की ज़रूरत नहीं है। और ये वाला लाइन याद रखेंगे, एंजाइम्स क्या कम करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को डाउन करता है और फर्दर स्पीड को क्या कर देगा, इंक्रीज करेगा। उल्टा लिख करके देगा, स्पीड को डिक्रीज करेगा, एनर्जी को बढ़ा देगा। हाँ, ये वाला ग्राफ आपको दिया है और ये दिखाता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के बारे में। एंजाइमेटिक एक्टिविटी टेम्परेचर में आप देखें तो ये एक टेम्परेचर है जिसके बीच में बहुत बढ़िया काम कर रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे pH की बात करें तो ये pH है जिसमें आपका 6 से 8-9 के बीच में बढ़िया काम कर रहा है। फिर सैचुरेशन पॉइंट, अभी हम इसको समझाते हैं इसके बारे में बढ़िया से और ज़्यादा डिटेल में। तो हमारे फैक्टर्स कौन कौन से हैं, टेम्परेचर, pH, कंसंट्रेशन। इससे सवाल अगर बनता है तो सबसे ज़्यादा एंजाइम में सबसे पहला चॉइस होता है एग्जामिनर का कि इस वाले पॉइंट से सवाल उठाए, कंसंट्रेशन वाले से। फिर है इनहिबिटर वाला। इनहिबिटर में तो एक ही लाइन याद रखना है, नॉन कॉम्पिटिटिव का एग्जाम्पल क्या है, बाकी जितने एग्जाम्पल दिए रहेंगे वो किसका है, कॉम्पिटिटिव का है। चलो आगे देखते हैं। टेम्परेचर और क्या करता है, एक प्रॉपर ऑप्टिमम टेम्परेचर और pH पे एंजाइम अच्छा काम करेगा। उससे ज़्यादा या कम होने पे क्या हो जाएगा, रेट स्लो हो जाएगा। रेट क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर कम होगा तो इनएक्टिव हो जाएगा, टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से 3D स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन टूट जाएंगे। और 3D स्ट्रक्चर जब टूट जाएगा तो फाइनली क्या हो जाएगा, वो एंजाइम ही नहीं रह जाएगा। इसीलिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम pH चाहिए एक अच्छे एंजाइम को काम करने के लिए। चलो, अगर हम लोग ऑप्टिमम टेम्परेचर या pH की बात करें तो ये है 40 से कम, 30 से 40 डिग्री। इनऑर्गेनिक, थर्मोफिलिक, तो ये तो एक्सेप्शन में बन जाएगा थर्मोफिलिक वाले में। ठीक है, हाँ, इस पे आते हैं सबसे ज़्यादा। इस पे क्या क्या सवाल आता है, सबसे पहला सवाल इस पे क्या आता है, ये Km क्या है, Km का फुल फॉर्म बताओ जल्दी, क्या है, मिकेलिस कांस्टेंट। और ये पॉइंट क्या है, इसको हम लोग Vmax कहते हैं और Vmax/2 कहते हैं। और ये क्या है, Vmax है। अब यहाँ पे हमको क्या क्या याद रखना है, क्या क्या सवाल आता है, और हम इसके बारे में जानते हैं। चलो इसको देखो, सबसे पहले तो इसका Km के बारे में पूछता है। Km है क्या, Km क्या है, ये इस Km की अगर हम लोग बात करें, Km है क्या,
वो सबस्ट्रेट का अमाउंट है, अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट जिस जगह पे एंजाइम अपने मैक्सिमम स्पीड का आधा स्पीड अटेंड कर ले। तो डेफिनेशन क्या याद रखना है, अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट, यानी कितना सबस्ट्रेट आने पे एंजाइम अपनी फुल स्पीड की आधी स्पीड अटेंड कर ले, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, Vmax/2। तो कोई दो, मान लो एंजाइम, 3 एंजाइम दे दिया जाए, इसको आपको आपस में कंपेयर करना है, तो कंपैरिजन के लिए हम क्या चूज़ करेंगे बताओ, टेम्परेचर, पीएच, Vmax, सैचुरेशन पॉइंट या Vmax/2। ठीक है, Vmax/2 या इसी को हम क्या कह सकते हैं, Km वैल्यूज़ कंसिडर करेंगे, जिसको कि हम लोग मिचालिस कांस्टेंट के बारे में कहते हैं। तो देखो सबसे पहले शुरू में क्या होता है, जैसे जैसे हम सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं वैसे वैसे वेलोसिटी क्या होता है, बढ़ता जाएगा। लेकिन एक समय के बाद जब वो अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी अटेंड कर लेगा, फिर आप सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन को कितना भी बढ़ा दो, क्या वो इससे ज़्यादा Vmax अटेंड कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा Vmax/2 और Km पे सवाल पूछा जाता है। यानी कि अगर इस पॉइंट को हम लोग, इस पॉइंट को क्या नाम दिए थे बताओ, हाँ, इस पॉइंट को हम लोग नाम देते हैं सैचुरेशन पॉइंट। ठीक है, जिसके बाद अब आप कितना भी सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन को बढ़ा दीजिए, क्या स्पीड में फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ने वाला है फ़र्क। चलिए नेक्स्ट, अब इनहिबिटर क्या है, इनहिबिटर वो है, देखो ये हमारा एंजाइम है। इनहिबिटर क्या होता है, जो एंजाइम से कॉम्पिटिट करे, यानी एक सबस्ट्रेट है, इस पे बाइंड कर सकता है एंजाइम भी, और इसी के जैसा अगर कोई आ जाए और इस पे बाइंड करने के लिए कंपटीशन करे या ना भी करे, लेकिन इसी के जैसा स्ट्रक्चर इससे बाइंड कर जाए, तो उसी को हम लोग नाम देते हैं इनहिबिटर। इनहिबिटर क्या है, दे आर स्पेसिफिक केमिकल्स जो क्या करते हैं, एंजाइम्स को शट ऑफ कर देंगे और उसकी या तो स्पीड को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। उसी को हम नाम देते हैं प्रोसेस को इनहिबिशन, और जो करेगा ऐसा काम उसको हम लोग क्या नाम देंगे, इनहिबिटर। ठीक है, इनहिबिटर करता क्या है, इस पे बहुत सवाल बनता है। जैसे तो नहीं दिया है, खैर चलो याद रखो, एग्जाम्पल याद रखेंगे, डायरेक्टली आपसे सवाल पूछेगा, मेलोनेट वाला इन सक्सिनेट एंड सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, ये वाला एग्जाम्पल हो, मेलोनेट वाला दे एग्जाम्पल, और आपको जो भी एग्जाम्पल दे कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का, जैसे ये था, उसके बाद आपको याद हो सल्फा ड्रग्स वाला था, तो कोई भी एग्जाम्पल आपको दे दे, बस इतना सा याद रखना है, एक सिर्फ और सिर्फ साइनाइड किल्स पॉइजनिंग वाला एग्जाम्पल आपका कैसा है, तो हमने उसको बोला था नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल नॉन कॉम्पिटिटिव वाला याद रखना है, उसके बाद बाकी सारे कैसे हो जाएंगे, आपके कॉम्पिटिटिव वाले हो जाएंगे। चलो फिर उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंटली ये वाला जो स्लाइड है, एकदम इंपॉर्टेंट स्लाइड है। तो इसका सबसे पहले हमारे पास क्लासेस ऑफ एंजाइम की बात करें तो 6 क्लास का है। याद रखने का ट्रिक हमने क्या बताया था, OTHLIL, और इसको आप सीक्वेंस चेंज नहीं कर सकते, 1 से लेकर के 6 तक है, ऐसे ही याद रखना है, इसको हम बदल भी नहीं सकते। O फॉर ऑक्सीडो रिडक्टेज, T फॉर ट्रांसफरेज, H फॉर हाइड्रोलेसेस, फिर लेसेस, फिर आइसोमरेजेज और फिर लाइगेजेज। तो देखो सबसे पहले हम आसान जो है उसको याद कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है, लाइगेज। इतनी बार हम लोग पढ़ चुके हैं, लाइगेज मतलब जो जोड़ेगा X + Y, और ATP की मदद से बन गया XY। तो यहाँ पे जुड़ गया, X और Y अलग अलग था, जुड़ गया, इसको हमने क्या नाम दिया, लाइगेजेज। फिर दूसरा चीज़ याद रखो जो आसान है याद रखना, लाइसेस। लाइसेस का मतलब होता है तोड़ने वाले को हम लाइसेस कहते हैं। तो देखो XC/CY, ये टूट करके X और Y यहाँ पे हो गया और C और C ऐसे हो गया। तो यहाँ पे लाइजेज में याद रखना, इसका डेफिनेशन पूछेगा, वो कौन सा ऐसा एंजाइम है या किस ग्रुप का ऐसा एंजाइम है जो 2 मॉलिक्यूल्स को तोड़ता है और यहाँ बिना वाटर की मदद से तोड़ता है, और बिना वाटर की मदद से, और लास्ट में क्या छोड़ देता है, डबल बॉन्ड छोड़ देता है, तो उसको हम लोग क्या नाम देंगे, लाइसेस। ये इसका डेफिनेशन बहुत सबसे ज़्यादा सवाल इनमें से इसी के डेफिनेशन को लेके पूछा जाता है। वो कौन सा ऐसा टाइप का एंजाइम है जो कि एक कॉम्प्लेक्स को, मॉलिक्यूल को तोड़ देगा, और तोड़ने के बाद क्या इसको पानी चाहिए तोड़ने के लिए, नहीं चाहिए, तो बिना पानी के तोड़ेगा, और साथ में अंतिम में क्या छोड़ देगा, डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में छोड़ देगा। तो ऐसे ग्रुप ऑफ एंजाइम को हम लाइसेस कहते हैं। फिर दूसरा है एक ऐसा एंजाइम जो कंपलसरी रूप से पानी लेगा किसी को तोड़ने के लिए, और यहाँ कोई डबल बॉन्ड की बात नहीं होगी, तो उसको हम लोग नाम देंगे हाइड्रोलिसिस। तो 3 याद हो गया, जोड़ने वाला लाइगेजेस, बिना पानी के तोड़ने वाला लाइसेस, और पानी के साथ तोड़ने वाला हाइड्रोलिसिस। फिर
उसके बाद सबसे नेक्स्टली सवाल पूछता है आइसोमरेजेस के बारे में। याद रखेंगे ए बी सी बदल गया, बदल के ए बी सी का ही आइसोमर है बी सी ए, इसका एग्जाम्पल अभी हम आपको दिखाएंगे, ये पूछता है। ठीक है, उसके बाद S को रिड्यूस किया गया, S डैश को ऑक्सीडाइज किया गया, फिर देखो S को ऑक्सीडाइज कर दिया गया, S को रिड्यूस कर दिया। यहाँ पे जिसका रिडक्शन हो रहा है इधर ऑक्सीडेशन हो गया, जिसका ऑक्सीडेशन था इधर रिडक्शन हो गया। तो ये आसान इसलिए बन जाता है क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं जब भी देगा ना वो लिख करके दे देगा, ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो आप खुद ही समझ जाएंगे। ऑक्सीडेशन रिडक्शन दे दिया तो ऑक्सीडो रिडक्टेज, पानी आपको दिख गया तो हाइड्रोलिसिस, बिना पानी के तोड़ के डबल बॉन्ड दिख गया तो लाइसिस, फिर जोड़ रहा है तो लाइगेजेज। सबसे ज़्यादा जो तकलीफ होता है याद करने में वो है आइसोमरेजेज। अब ये ट्रांसफरेज में ये इसी साल हमको लगता है 24 या 25 में पूछा है ये वाला सवाल, डायरेक्ट एज इट इज़ यही लाइन दे करके 25 में पूछा है ना, 25 या 24 जब भी देखो इसमें ये एज इट इज़ दिया है, S प्लस जी सॉरी S डैश जी प्लस S प्लस, यहाँ पे अब ये दोनों जुड़ गए, ये दोनों अलग थे जुड़ गए, इस एंजाइम को नाम देते हैं ट्रांसफरेज। एज इट इज़ 24 या 25 में हमको लगता है पूछा है। चलो देखो दूसरा, ये चीज़ हमने यहाँ पे बताया हाइड्रोलिसिस को तोड़ने के लिए क्या चीज़, देखो हाइड्रोलिसिस में ये चीज़ है कैटेलाइजेज हाइड्रोलिसिस, किसके किसके, ईस्टर, ईथर, पेप्टाइड, ग्लाइकोसिडिक, सबको ये तोड़ सकता है, लेकिन पानी कंपलसरी रूप से चाहिए। इंटर कन्वर्जन के लिए जो जरूरी है उसको हम लोग जैसे ऑप्टिकल आइसोमर्स या ज्योमेट्रिक आइसोमर्स या पोजिशनल आइसोमर्स आपस में जब बदल सकते हैं तो वो उसको हम लोग नाम देते हैं आइसोमरेज। ठीक है, तो यहाँ से हमको कोई बताएगा एपीमर्स क्या होते हैं, एपीमर्स बताओ क्या है, और हमको बताओ ग्लूकोज का एपीमर्स, ये हमने आपको लिखवाया है, कौन कौन है और कौन नहीं है, ये जल्दी से देख के बताना। ठीक है, लाइगेजेस का मतलब जोड़ने वाले को लाइगेजेस कहते हैं, और यहाँ से आइसोमरेजेस का एग्जाम्पल देख लो, ये इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट, अब यहाँ पे हमारे पास आ जाता है एंजाइम्स कौन कौन से चीज़ से बने हुए हैं। तो हमने बताया कि एंजाइम्स मोस्टली दो ही प्रोटीन्स से ही बने होते हैं। अगर प्रोटीन्स के अलावा भी एंजाइम्स में कुछ आ जाए तो उसको हम लोग कंजुगेटेड प्रोटीन्स कहते हैं, या उसको कंबाइनली हम प्रोटीन्स के अलावा वाले पार्ट को क्या नाम देते हैं, कोफैक्टर्स। तो यानी एंजाइम में क्या होता है, दो पार्ट होता है, एक को हम एपो एंजाइम कहते हैं, दूसरे को क्या कहते हैं, कोफैक्टर कहते हैं। यानी एपो एंजाइम मोस्ट ऑफ द पार्ट होता है जिसको हम लोग प्रोटीनेशियस कहते हैं, और ये कौन सा पार्ट है, नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट को हम कोफैक्टर कहते हैं। तो यानी एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर इज इक्वल टू होलो एंजाइम, या इसको उल्टा भी ऐसे हम ऐसे लिख सकते हैं, होलो एंजाइम इज इक्वल टू एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर। ठीक है, जब किसी भी एंजाइम में से कोफैक्टर को रिमूव कर दिया जाएगा तो उसकी कैटालिटिक एक्टिविटी क्या हो जाएगी, स्लो या लॉस्ट हो जाती है। ठीक है, कोफैक्टर हमारे पास कौन कौन हो सकते हैं, तीन तरह से, प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम्स और मेटालिक आयंस। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, प्रोस्थेटिक कोफैक्टर कौन कौन सा हो सकता है, प्रोस्थेटिक, कोएंजाइम और मेटालिक आयंस। प्रोस्थेटिक ग्रुप के बारे में क्या याद रखना है, दूसरा ये वर्ड एकदम अच्छे से याद रखना, टाइटली बाउंड होगा, और वो कैसा कंपाउंड होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, टाइटली बाउंड होगा। एग्जाम्पल बहुत बार रिपीटेड सवाल है, हीम। हिम इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोस्थेटिक ग्रुप। हिम कैसा एग्जाम्पल है, प्रोस्थेटिक ग्रुप का एग्जाम्पल है, एकदम अच्छे से याद रखना। जबकि नेक्स्ट पार्ट है हमारा कोएंजाइम। कोएंजाइम ऑर्गेनिक होता है या ये कभी कभी इनऑर्गेनिक भी होते हैं, ये दोनों हो सकते हैं, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक दोनों हो सकते हैं। ठीक है, और मैनी कोएंजाइम्स में विटामिन्स होते हैं, और इसका एग्जाम्पल ये वाला विटामिन्स, नियासिन। बताओ तो किस कौन से विटामिन का पार्ट है, विटामिन बी। ठीक है, चलो नेक्स्ट, मेटालिक आयंस में आपको सबसे इंपॉर्टेंटली याद रखना है, जिंक किसका कोफैक्टर है, कार्बोक्सी पेप्टिडेज एंजाइम का। मेटालिक वाले में ये वाला पॉइंट याद आपको रखना काफ़ी ज़रूरी है। फिर एक दो मेटल्स और दिया गया है आपको, कार्बन वाला कॉपर दिया है, फिर कैल्शियम दिया है, और एक बस मैग्नीशियम याद रख लेना, और आपका एक्स्ट्रा मन करे तो फेरस Fe+2 याद रख लेना। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये वाला पार्ट समाप्त हुआ। कोशिश किया हमने 1 घंटे में कंप्लीट करने का। चलिए बाकी नेक्स्ट देखते हैं अगली क्लास में।